हेलो एवरीवन, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम जो करंट अफेयर की जो सीरीज कर रहे हैं उस सीरीज में ये 8वां लेक्चर है, यानी 8th क्लास है। इसमें हम राजस्थान की स्कीम्स देखेंगे। इससे पहले हम इंडिया की स्कीम्स 2 पार्ट में देख चुके हैं। अभी हम जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उसमें हम जनवरी से मार्च तक का करंट अफेयर देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम अप्रैल मई जून का एक साथ करेंगे इसी तरह से। तो पहली न्यूज है, रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये एक प्रोजेक्ट है, रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये चेनाब रिवर पर बन रहा है। कौन सी रिवर पर है ये? चेनाब पर। ये जो प्रोजेक्ट है ये रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट क्या होता है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें या तो डैम बनाना नहीं पड़ता है, यानी नो रिजर्वायर, या फिर बहुत ही स्मॉल डैम बनाना पड़ता है या स्मॉल रिजर्वायर बनाना पड़ता है। यानी कि जो अपस्ट्रीम का पानी आएगा वो पानी गिरते ही उसी पानी से टरबाइन से जो रोटेट करेंगे, तो इस तरह का जो प्रोजेक्ट होता है उसको रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो ये भी जो रतले पावर प्रोजेक्ट है ये भी इसी तरह का है। ये 1 जून 2021 से इसमें शामिल हुआ है। अभी देखो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। पहला, कौन सी रिवर पर है? चेनाब पर। कहां पर है? किश्तवाड़, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। इसको जो बनाने वाली कंपनी है वो है रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल है इंडिया की, जो 1975 में बनी थी, जिसका हेडक्वार्टर है फरीदाबाद में। फरीदाबाद, हरियाणा। ठीक है, इसी का एक ये कंपोनेंट है, यानी कि इसी की एक सब ब्रांच आप मान सकते हैं। अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए हम इस तरह की कॉरपोरेशन लिमिटेड स्थापित कर सकते हैं। तो ये जो रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन है ये एचपीसीएल का ही एक पार्ट है, ये इसको हैंडल कर रही है। इसमें हुआ क्या कि 2013 में जब इसकी फाउंडेशन रखी गई इस प्रोजेक्ट की, तो पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया। पाकिस्तान ने इस पर ऑब्जेक्शन लगाया, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने बाद में इसे अप्रूव कर दिया है और उसके बाद से इस पे कंस्ट्रक्शन का काम है वो चालू हो गया। ऑब्जेक्शन क्यों लगाया, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव कैसे किया, इसकी एक पुरानी कहानी है जो शुरू होती है 19 सितंबर 1960 से। 19 सितंबर 1960 को क्या हुआ, एक ट्रीटी हुई जिसका नाम है इंडस वाटर ट्रीटी। ये वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुई थी। ठीक है, अब ये जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई इसके द्वारा क्या हुआ कि जो रिवर्स हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इंडिया की जो हिमालय से निकलती हैं, उन रिवर्स पर हमारा अधिकार बांट दिया कि कौन कितने पानी को यूज कर सकता है। इसमें पाकिस्तान है वो इन रिवर्स का 80% वाटर यूज कर सकता है और इंडिया 20% यूज कर सकता है। ठीक है, अब कंप्लीटली किसको हम यूज कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं। देखो पाकिस्तान का आप याद रख सकते हैं सीजेआई से, यानी चेनाब, झेलम और इंडस यानी सिंधु। ये जो 3 नदियां हैं, इन 3 नदियों पर हम केवल इरिगेशन और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट है उनके लिए ही इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि रन ऑफ जो रिवर प्रोजेक्ट है इस तरह के प्रोजेक्ट बना सकते हैं, पेयजल परियोजनाओं में इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा है सतलुज,
ब्यास और रावी, ये वेस्ट वाली रिवर्स हैं अगर इन 6 रिवर की बात करें, और ये कौन सी है, सॉरी ये ईस्ट में है और ये वेस्ट में। तो वेस्ट में जो रिवर्स हैं उन पर कंप्लीटली पाकिस्तान का राइट है, और जो ईस्ट वाली है उन पर इंडिया का, यानी सतलज, रावी और ब्यास पर इंडिया का राइट है, और झेलम, चेनाब और इंडस पर पाकिस्तान का। नॉर्मली हम इनके ऊपर रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये ट्रीटी कब हुई थी, 19 सितंबर 1960 को हुई थी, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुई थी। तो ये इससे रिलेटेड फैक्ट्स थे जो हमें पता होने चाहिए। दूसरी न्यूज है इंदिरा रसोई योजना। ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। शुरू कब हुई, 20 अगस्त 2020 को। कोई भूखा न सोए के मोटो के साथ शुरू हुई थी। इसने कई लोगों की नींद उड़ाई थी, हालांकि मोटिव तो यही था, क्योंकि ये पहले आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, तो आपको ये पहले से याद होगा। अभी इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। 6 जनवरी 2024 से ये ग्रामीण क्षेत्रों में श्री अन्नपूर्णा रसोई के नाम से संचालित की जाएगी। यानी कि 6 जनवरी 2024 से ग्रामीण क्षेत्रों में जो इसका एक्सटेंशन हुआ है, इसका जो नंबर है वो बढ़ाकर 2000 कर दिया है इन रसोइयों की संख्या। तो ये अब ग्रामीण क्षेत्रों में किस नाम से जानी जाएगी, श्री अन्नपूर्णा रसोई। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे जो खाना है वो 8 रुपए प्रति प्लेट मिलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि 8 रुपए में खाना बन जाता होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। तो इसमें थोड़ा बहुत ग्रांट रहता है जो गवर्नमेंट देती है कंपनीज को। तो वो जो ग्रांट है या अनुदान जो है 22 रुपए का, 22 रुपए का अनुदान रहता है। 8 रुपए में आपको नाश्ता और लंच और डिनर मिल जाता है। इसमें जो जिला स्तर की समिति जो है, जिला स्तरीय समिति, यानी ये डिसेंट्रलाइज्ड है। जो जिला स्तर की समिति है वो इसका मेन्यू निर्धारित कर सकती है कि मेन्यू में क्या क्या देना है, टाइम निर्धारित कर सकती है कि ये किस किस समय तक ओपन रहेगी। इसके साथ ही ये जगह भी डिसाइड कर सकती है, यानी प्लेस, कि कौन से स्थान पर ये रसोई खोली जाएगी। पहले मूवेबल वैन्स में होती थी, आजकल एक वेल सेटल्ड जगह पे बनाई जाती है जहां पर बैठकर सम्मानित रूप से भोजन खिलाया जा सके। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी की सालगिरह है, जन्मदिन है या और कोई समारोह है और ऐसे समारोह में आप भोजन दान करना चाहते हैं, तो उस दिन का जो भोजन है वो पर्टिकुलर उस व्यक्ति के नाम से जाता है। इसमें एक डिस्प्ले बोर्ड होता है, उस डिस्प्ले बोर्ड पे आपका नाम जो है वो दिखाई देगा कि फला फलाई व्यक्ति के द्वारा आज का भोजन दिया गया है। तो ये भी इसमें प्रावधान है, तो आपको ध्यान रखना है। 8 रुपए में ये प्लेट मिलती है। खाना काफी टेस्टी होता है, खा के देखना आप कभी। लेकिन अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो नहीं खाएं, क्योंकि ये किसी फिर नीडी पर्सन की डिमांड पूरी करेगा। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। ये टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करवाता है। ठीक है, बीकानेर में होता है। तो आपको ये जो महोत्सव है ये पता होने चाहिए, कौन सा महोत्सव कहां पर होता है। देखो, अभी ये जो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट है ये जयपुर में है, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन टूरिज्म ट्रेनिंग ये है उदयपुर में। इसके अलावा एक है आरटीडीसी,
राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी कहां पर है? जयपुर में ही है। आरटीडीसी, देखो राजस्थान के आरएएस में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन बाकी कुछ एग्जाम्स में पूछा गया है कि आरटीडीसी के कुछ होटल्स हैं, उनके पर्टिकुलर कुछ नाम होते हैं, तो कौन सा होटल कहाँ पर है ये मैच करवाना, या फिर 4 ऑप्शन देके उनमें से एक पूछ लेना। कई बार पूछा है, तो हो सकता है हमसे भी पूछ ले, तो हमें कम से कम 5-7 जो इंपॉर्टेंट है वो तो पता ही होना चाहिए। सबसे पहले जयपुर में, जयपुर में है गणगौर, तीज, ये आरटीडीसी के होटल्स हैं, जयपुर में है। खादिम अजमेर में है। कजरी उदयपुर में। घूमर जोधपुर में। मूमल जैसलमेर में। ढोला मारू बीकानेर में। चंबल कोटा में है। सारस या फॉरेस्ट लॉज, ये 2 हैं, अलग अलग होटल्स हैं, ये भरतपुर में है। ठीक है, ऐसे ही शिखर माउंट आबू में है। ठीक है, तो ये कुछ नाम है होटल्स के जो आरटीडीसी यानी टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं। अगर आप एग्जाम भी देने जाते हैं तो इन होटल्स में रुक सकते हैं, बहुत अच्छी सुविधा है। और पर्टिकुलर महिलाओं के लिए जो सेफ्टी का इशू होता है वो बहुत सही रहता है इसमें, यानी कि सेफ्टी है वो आपको प्रॉपर मिलती है। कई बार लड़कियों को अकेले एग्जाम देने जाना पड़ता है, तो आप इन होटल्स को प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे होटल्स हैं जो आरटीडीसी इनको मैनेज करता है। ठीक है, अगली न्यूज है, राजस्थान की 1800 मेगावाट की पहली स्टैंड अलोन पंप पन बिजली परियोजना को शाहबाद 12 से शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। पहली बात कितने मेगावाट की है? 1800। दूसरी, ये पहली स्टैंड अलोन पंप पन बिजली योजना है, कहां पर है? शाहबाद 12 में है। कौन सी कंपनी इसको रन करेगी? ग्रीनको एनर्जीज द्वारा। किस नदी पर है ये? कूनो नदी पर। कौन सी नदी पर? कूनो नदी। कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश में विंध्यन हिल्स से। ठीक है, किसकी सहायक नदी है ये? चंबल की। ये जो कूनो नेशनल पार्क है उसके बीच से बहती है। कहां से निकलती है? एमपी से। एमपी में भी कहां से? विंध्यन रेंज से। और ये किसकी सहायक नदी है? चंबल की। चंबल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, तो आपको पता होना चाहिए कि चंबल कहां से निकलती है। जनापाओ की पहाड़ियां एमपी से। एंटर कहां से करती है? चौरासीगढ़, ये चित्तौड़गढ़ में है। और इसके ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट झरना है, जलप्रपात जिसको हम कहते हैं चूलिया जलप्रपात, भैंसरोडगढ़। ठीक है, तो आपको चंबल में कुछ नहीं करना, जैसे चंबल, इसमें बहुत सारे चै रिपीट होंगे। चंबल है,
84गढ़ से एंटर करती है, चित्तौड़गढ़ से, क्योंकि जगह का नाम नहीं देंगे तो डिस्ट्रिक्ट का देंगे। देन इसके ऊपर चूलिया जलप्रपात है। इसके ऊपर कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। एक है गांधी सागर बांध परियोजना, गांधी सागर बांध परियोजना। एक है जवाहर सागर, एक है राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज। ठीक है, अब कोटा बैराज में हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हमें इजीली याद रह जाता है कि ये कोटा में है। बट इन तीनों में दो जो बांध परियोजनाएं हैं वो राजस्थान में है, एक एमपी में है। कंफ्यूजन होता है अगर, तो आप ऐसे याद रखें आरजे। जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनकी नेम प्लेट पे राजस्थान के लिए आरजे लिखा हुआ होता है, तो आर से बनेगा राणा प्रताप सागर और जे से बनेगा जवाहर सागर। अब बचा एक गांधी सागर, तो ये कहां पर है? एमपी में है। बहुत बार पूछा जाता है, ये तो कई बार रिपीट होता है क्वेश्चन, तो इसको आप अच्छे से याद कर ले। अगली जो न्यूज है वो है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। अब इसमें चंबल जो है, अभी हम पढ़ रहे थे कि चंबल पे बांध परियोजनाएं हैं, ऐसे ईआरसीपी भी इस पे बनाने का मतलब अभी काम चल रहा है, ये कंप्लीट हुई नहीं है परियोजना। इसमें क्या है, 13 डिस्ट्रिक्ट है वो लाभान्वित होंगे। कौन से 13 है वो हम देखेंगे, अभी इसी स्लाइड में ही देखेंगे। अब इसमें क्या है कि जो चंबल रिवर है, जब बारिश का सीजन होता है, क्योंकि ये सीजनल रिवर है, हालांकि इसमें पानी लगभग हमेशा रहता है, लेकिन फिर भी ये सीजनल रिवर है। जब बारिश होती है तो इसमें पानी बहुत ज्यादा होता है। जब पानी ज्यादा होगा तो इस पानी का डाइवर्जन किया जा सकता है अदर डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, तो उसके लिए ही क्या बनाई जा रही है, एक परियोजना बनाई जा रही है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। ठीक है, अब इसमें जो सिंचाई की परियोजनाएं हैं वो उपलब्ध हो पाएंगी, और दूसरा पेयजल। अब इसमें जो 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अपने को अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में इन डिस्ट्रिक्ट्स को ही पूछ लिया जाता है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में कौन सा जिला शामिल है, कौन सा नहीं है। आसानी से याद रख सकते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। देखो, इन डिस्ट्रिक्ट्स को हम एक साथ ही बोलते हैं, कोटा बूंदी तो हमेशा ही एक साथ बोलते हैं, कोटा बूंदी, बारा झालावाड़। दूसरा जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा। ये चारों आप एक साथ याद रख लें, जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा। फिर अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इन चार को आप एक साथ याद रख लें, क्योंकि ऐसे जोड़े बनाने से क्या हो जाता है, चीजें आसान हो जाती हैं। कोटा बूंदी, बारा झालावाड़ एक साथ याद रखें, जयपुर अजमेर, टोंक दौसा एक साथ रखें, अलवर भरतपुर, करौली धौलपुर एक साथ, और एक बचता है सवाई माधोपुर। ठीक है, ये 13 डिस्ट्रिक्ट्स में शामिल है। तो ये पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस तरह से मिलता है कि इनमें से चार ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से कौन सा ईआरसीपी में शामिल नहीं है या कौन सा शामिल है। अगली न्यूज है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान। इसका जो फसल बीमा योजना है
उसका लाभ सभी को मिल सके। फसल बीमा योजना 2016 में स्टार्ट की थी। इसमें कितना प्रीमियम देना होता है, इसको लेकर आप में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता होगा, कभी रबी और खरीफ वाले ऊपर नीचे हो जाते होंगे, उसको भी हम अभी याद कर लेंगे ट्रिक से। तो ये जो योजना है, ये इसकी शुरुआत हुई अभी दौसा से, दौसा से शुरुआत हुई। प्यारीवास एक गांव है दौसा में, वहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई है। किरोड़ी लाल मीणा जी ने ये अभियान रन किया, मतलब शुरुआत की थी इसकी। ये काफी फेमस भी है आरएएस एस्पिरेंट्स के बीच, क्योंकि बहुत बार इनको उनके साथ साथ देते हुए देखा जाता है। तो ये जो परियोजना है फसल बीमा योजना, इसमें आपको ये कंफ्यूजन होता है कि किसमें कितना प्रीमियम देना होता है। रबी 1.5%, खरीफ 2.5%, और जो व्यावसायिक फसलें होती हैं जिनको हम कमर्शियल क्रॉप्स भी बोलते हैं या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, उनके लिए 5%। ये 5% आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता, क्योंकि ये हमेशा याद रह जाता है। ये एक्सचेंज हो जाते हैं आपको एग्जाम टाइम में, या फिर आप टेस्ट लिख रहे होते हैं तो आपको ध्यान नहीं रहता कि किसमें 1.5% है, किसमें 2.5% है। बहुत सिंपल है, जिसका नाम छोटा है यानी इसमें 2 लेटर आ रहे हैं तो छोटे वाला, और खरीफ में 3 लेटर हैं तो ये थोड़ा सा बड़ा अमाउंट हो जाएगा। तो इसमें 1.5%, इसमें 2.5%। जो बड़ा नाम है उसमें बड़ा प्रतिशत, छोटा नाम है उसमें छोटा प्रतिशत। अगली जो न्यूज है, बाउंस ऑफ जोए कार्यक्रम। ये एक कार्यक्रम है, यहाँ पे ये मैंने इसीलिए लिखा है, इसमें बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ताकि आपको ये याद रहे कि ये किससे रिलेटेड है। हो सकता है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ना पूछ के कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दे कि ये जो कार्यक्रम है ये किससे संबंधित है। तो स्पोर्ट्स में अभी राजस्थान काफी पीछे है, अगर हरियाणा और पंजाब की बात करें तो, स्पेशली हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा में स्पोर्ट्स फैसिलिटी इतनी अच्छी है। वहां पर मेडल टैली में भी हम देखते हैं कि हरियाणा लगभग हर चीज में टॉप पर ही दिखता है, चाहे वो किसी भी तरह का स्पोर्ट्स है, चाहे बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, रनिंग है। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है कि स्कूलों में जो स्पोर्ट्स हमारे हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए जो टीचर्स हैं, फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर्स हैं, पीटीआई जिनको हम बोलते हैं, उनकी ट्रेनिंग की शुरुआत हुई है कि उनको अच्छे से ट्रेन किया जाए, ताकि जो स्पोर्ट्स की खेल भावना है वो बच्चों में स्कूल से ही बहुत अच्छी हो। ठीक है, ये स्कूल शिक्षा विभाग और स्टेयर्स फाउंडेशन ने मिलकर इस प्रोग्राम को चलाया है। तो ये हमें ये याद रखना है कि ये किससे संबंधित है। अगली योजना है लाडो प्रोत्साहन योजना। ये गरीब परिवारों की बेटियों के लिए 1 लाख रुपए तक की बचत बॉन्ड, बालिका और महिला सुरक्षा पर फोकस है, गर्भवती महिलाओं के लिए है। इसमें जो राहत राशि, देखो इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, वो देख लेते हैं क्या चेंजेस हुए हैं। पहले इसमें 50,000 रुपए मिलते थे 6 किस्तों में, 50,000 रुपए 6 किस्तों में। अब इसकी जो किस्तें हैं वो 7 कर दी गई है, और अमाउंट है वो 1 लाख कर दी है। ये सही कर लेना, क्योंकि हिंदी का भी पेपर देना है ना। ठीक है, तो 6 किस्तें कब कब होंगी? पहली होगी जन्म के समय 2,500 रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2,500। जैसे ही लड़की का जन्म होगा, ये महिलाओं के लिए ही है, यानी लड़कियों के लिए है। और पहले इसमें फाउंडेशन थी कि 2 लड़कियों को ये योजना प्रोवाइड करवाई जाती थी, और बाकी अगर घर में ज्यादा लड़कियां होती हैं तो फिर पहली 2 किस्तें मिलेंगी, यानी 5,000 रुपए मिलते थे। पहली 2 किस्तें अभी हम देख लेंगे एक एक करके कौन सी 2 किस्तें हैं। अभी क्या कर दिया है, इसमें जो नंबर वाली फाउंडेशन थी
इसको हटा दिया गया है। अगर अब एक ही माता पिता से 2 से ज्यादा लड़कियां भी जन्म लेती हैं तो ये इस परियोजना के लिए इस योजना में बेनिफिशियरी रहेंगी। दूसरी जो किस्त मिलेगी वो मिलेगी टीकाकरण के बाद। जैसे ही 1 साल के बाद टीकाकरण पूरा हो जाएगा तो फिर से 2500 का अमाउंट मिलेगा। ठीक है। देन जब बच्ची का एडमिशन होगा स्कूल में जब दाखिला होगा तो फिर इसको 4000 रुपए मिलेंगे। फिर जैसे ये 6th क्लास में एडमिशन लेगी तब इसको 5000 रुपए मिलेंगे। फिर 5वीं किस्त है, जैसे ही 10वीं क्लास में एडमिशन होगा तो फिर 11000 रुपए। और 6th थी, जैसे ही इसका 12th में एडमिशन होगा तो बाकी के बचे हुए 25000 रुपए। ये पहले का था जब इसमें 50000 रुपए मिलते थे। ये जो 12th वाला 25000 है, अब क्या कर रहा है कि जो जन्म के समय 2500 एज इट इज, टीकाकरण के बाद फिर 2500, फिर जब पहली क्लास में स्कूल में दाखिला लेंगी तब 4000, 6th क्लास में एडमिशन लेंगी 5000, फिर 10th में 11000 और 12th में 25000। पहले क्या होता था, 12th पास करने के बाद 25000 मिलते थे। अब क्या कर दिया, 12th में एडमिशन लेते ही 25000 मिल जाएंगे। फिर जैसे ही ग्रेजुएशन होगी या उसकी एज है वो 21 ईयर्स होगी तो जो ये बची हुई किस्त है 50000 की ये मिल जाएगी। क्योंकि अब इसका अमाउंट 1 लाख कर दिया है ना, पहले 50000 था तब ये सिस्टम रहता था, अब ये तो एज इट इज है 50000 तक, बस ये चेंज किया है कि ये 25000 पहले 12th के बाद मिलते थे, अब 12th में एडमिशन लेते ही मिल जाएंगे। और ग्रेजुएशन कर ले या फिर 21 ईयर एज हो जाएगी तो ये एक मुश्त किस्त मिलेगी 50000 की। टोटल कितने मिलेंगे, 1 लाख। तो ये आपको याद रखना है। अगली न्यूज है, चिरंजीवी योजना का नाम बदला, अब मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना। देखो कब शुरू हुई थी, 1 मई 2021 से आरएएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसा नहीं होता कि दोबारा नहीं पूछा जाएगा, दोबारा भी पूछा जा सकता है। 1 मई 2021। जो बीमा कवर है वो 25 लाख है, पहले ये 5 लाख था, फिर 10 लाख हुआ, अभी एट प्रेजेंट कितना है, 25 लाख। 25 लाख। इसके साथ ही एक दुर्घटना बीमा भी है जो प्रति परिवार 10 लाख रुपए दिया जाता है। ये 2023 की बजट घोषणा के अनुसार है। आदर्श वाक्य स्वास्थ्य है, सभी के लिए स्वास्थ्य है, यानी हेल्थ फॉर ऑल, और इसमें 1633 पैकेज शामिल किए गए हैं। हॉस्पिटल में एडमिट होने से 5 दिन पहले और 15 दिन बाद तक के एक्सपेंसेस इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। अब यहां पर एक और योजना है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। ये जो जीवन रक्षक योजना है इसमें क्या होता है कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो जो एक्सीडेंट के जस्ट बाद हॉस्पिटल पहुंचने के लिए जो टाइम होता है उनको गोल्डन आवर्स बोलते हैं, कि जिन आवर्स में उसकी जान बचाई जा सकती है उन आवर्स को गोल्डन आवर्स कहते हैं। अगर इस टाइम पीरियड में कोई भी व्यक्ति किसी दुर्घटना हुई है जिस व्यक्ति की, उसको अगर हॉस्पिटल पहुंचा दे तो उसकी जान बच सकती है। ठीक है। इसके लिए क्या किया है कि पहले लोग डरते थे कि उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगी, कहीं उन्हीं ने तो एक्सीडेंट नहीं किया, तो डरते थे। अभी उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, 5000 का कैश प्लस एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता था, जिसकी अभी अमाउंट बढ़ा के कितनी कर दी है, 10,000। ठीक है। लेकिन ये कुछ लोगों को नहीं मिल सकता। कौन कौन होंगे वो, जैसे एम्बुलेंस
ये जो कर्मचारी हैं, अब ऐसे तो एम्बुलेंस वालों का तो काम ही है कि फिर वो दिन में कितना अमाउंट मिलेगा उनको। तो अगर कोई एम्बुलेंस, चाहे सरकारी है ये चाहे निजी एम्बुलेंस है, पीसीआर वैन पे जो भी लोग तैनात होते हैं, ड्राइवर हैं या फिर उनके साथ जो गश्ती के लिए लोग होते हैं, या फिर ऑन ड्यूटी कोई पुलिस कर्मचारी है, या फिर जिसका एक्सीडेंट हुआ है उस एक्सीडेंट वाले व्यक्ति के कोई सगे संबंधी हैं, किसी भी तरह से रिलेटिव है, तो उनको ये अमाउंट नहीं मिलता। ठीक है, उनको केवल प्रशस्ति पत्र दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब इसमें जो चिरंजीवी योजना है, इसमें प्रीमियम है वो आपको याद रखना है। जो इकोनॉमिक वीकर है या फिर जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जो इसके तहत इनरोल्ड है। दूसरा, जो सोशल इकोनॉमिक सेंसस हुआ था, सेंसस 2011, इन दोनों के अंतर्गत जो व्यक्ति इनरोल्ड है पहले से, उनको इसमें इनरोल करवाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति अलग से करवाना चाहता है तो उसको 850 रुपए सालाना प्रीमियम देना पड़ेगा। नेक्स्ट है राजस्थान लोकतंत्र सम्मान निधि योजना। ये 2008 में स्टार्ट की गई थी। जो 1975 में इंदिरा गांधी जब पीएम थी, उस टाइम जो इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल। देखो, जब इस तरह की न्यूज आती है तो आपका जो माइंड है वो कई जगह डाइवर्ट होना चाहिए। अब हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर्स पर नहीं रहना है। जैसे ही ये न्यूज आई तो आपको पॉलिटी की चीजें याद आनी चाहिए कि इमरजेंसी है, इमरजेंसी कैसे लगाई जा सकती है, कौन से सदन से ये पारित होना चाहिए, कौन से आर्टिकल के अंदर लगाई जाती है, नेशनल इमरजेंसी क्या है, स्टेट में इमरजेंसी लग सकती है क्या, किस किस बेस पर लगाई जा सकती है। तो इस तरह की चीजें जब बैकग्राउंड में रहेंगी ना, करंट अफेयर्स का मीनिंग ही ये है कि कोई न्यूज आई, उस न्यूज से रिलेटेड हमें उसका बैकग्राउंड पता है क्या। और जैसे स्कीम्स है, स्कीम में एक जनरली ये क्वेश्चन भी रहता है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा चलाई गई और कब चलाई गई। लेकिन इसके साथ की जो न्यूज होती है, अब मान लो जैसे ये योजना है, ये आपातकाल के दौरान जेल गए सेनानियों को पेंशन देने के लिए है। ठीक है, तो अब आपको आपातकाल से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। इस योजना के तहत अब प्रतिमाह 20,000 रुपए और चिकित्सा सहायता के लिए 4,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। एक न्यूज है परवन सिंचाई परियोजना। ये डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखने हैं, झालावाड़, कोटा और बारा। इन 3 जिलों के लिए है ये परवन सिंचाई परियोजना, झालावाड़, कोटा एंड बारा। देखो, कोटा है, बूंदी नहीं है, आपको याद रखना है। जब कोटा आता है तो ऑटोमेटिक हम बूंदी साथ में याद कर लेते हैं, तो बूंदी यहां पर नहीं है, झालावाड़, कोटा और बारा। अगली न्यूज है प्रदेश के किसानों को गोपाल क्रेडिट कार्ड स्कीम से मिलेगा 5 लाख तक का लोन। अभी 1 लाख तक का दिया जाएगा और इसको बढ़ा के आगे 5 लाख तक करने की संभावना है। यानी अभी हुआ नहीं है 5 लाख, अभी 1 लाख है। इस 1 लाख से किसान क्या कर सकते हैं? कृषि संबंधी उपकरण खरीद सकते हैं। ठीक है, क्या खरीद सकते हैं? कृषि संबंधी उपकरण, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना 2024। ठीक है, अगली न्यूज है प्रधानमंत्री जन मन योजना में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल किया गया है? 12। कौन सा जिला किया गया है? 12। अब क्यों किया गया है ये हम देख लेते हैं। पीएम जनमान योजना क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी महाअभियान। ठीक है, क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी महाअभियान। इसमें कौन सा जिला शामिल है राजस्थान का? 12। कब शुरू हुई? 15 नवंबर 2023। 15 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? जनजातीय आदिवासी दिवस।
जनजातीय आदिवासी दिवस, ठीक है, या जनजाति गौरव दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। इसी दिन से इसकी शुरुआत की, ठीक है। अब ये विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी, आपने नाम सुना होगा, पीवीटीजी, पर्टिकुलरली vulnerable ट्राइबल ग्रुप। देखो जो ट्राइब्स हैं, एसटी जिसको हम बोलते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, उन ट्राइब्स में भी कुछ ट्राइब ऐसी हैं वो और ज्यादा बैकवर्ड हैं, ज्यादा वल्नरेबल हैं, तो उनको क्या नाम दिया गया है, पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। 1973 में एक कमीशन था, ढेबर कमीशन, ढेबर कमीशन। इस कमीशन की सिफारिशों से एक बोला गया कि जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं एसटी में भी, उनकी सिफारिश की गई थी। बाद में 2006 में इसका नाम रखा गया पीवीटीजी, ठीक है। ये पीवीटीजी है। अभी इसमें भारत में टोटल 75 ट्राइबल ग्रुप शामिल हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा जो है वो है ओडिशा में 15 और सेकंड नंबर पर है आंध्र प्रदेश 12, यानी कि टोटल 75 ट्राइब्स को पीवीटीजी माना गया है। उनमें से सबसे ज्यादा पीवीटीजी है वो ओडिशा में है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश में। 12 में सहरिया जनजाति रहती है, 12 के मोस्टली शाहबाद, जो शाहबाद एरिया है वहां पर सहरिया, ये पीवीटीजी में आते हैं, इसलिए राजस्थान के 12 को इस योजना में शामिल किया गया है, ठीक है। अगली न्यूज है, प्रदेश में चल रही जनता क्लिनिक योजना का नाम बदलकर शहरी आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया है। देखो 2019 में 18 दिसंबर 2019 को ये योजना शुरू की गई थी, जनता क्लिनिक। ये दिल्ली में जो जनता क्लिनिक है उनके बेस पर, उनको आधार मानते हुए ये स्टार्ट हुई थी। पहली जो जनता क्लिनिक है वो जयपुर में स्टार्ट किया, जयपुर में भी कहा, वाल्मीकि नगर, ठीक है। अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। देखो ये जो शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम पर रहेंगे, और इसका टैगलाइन आपको याद रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, आरोग्यम परम धनम, आरोग्यम परम धनम, कि स्वास्थ्य ही है वो परम धन है। नेक्स्ट है, राजस्थान में 6 नए श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी सुदृढ़ होगी। इसके साथ साथ जो शहरी क्षेत्र है उनमें अभी बर्डन बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो ये जो आसपास के छोटे एरियाज हैं वहां पर हम अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर को शिफ्ट करेंगे तो उस पॉल्यूशन में भी हमें कमी देखने को मिलेगी। अब ये इसमें पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ हुए हैं, जयपुर के हरिपुरा में, बीकानेर के सतासर, सवाई माधोपुर में 2 जगह हैं, जलताव और बलारिया, बाड़मेर रामसर, नागौर राजास। आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना। इसका नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद के नाम पर कर दिया गया है। 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी, अब इसका नाम स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस योजना है।
इसमें होता क्या है, जो ये योजना है इसमें 500 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। ये जो 500 बच्चे हैं इनको भी डिवाइड किया गया है कि 300 बच्चों को अब्रोड पढ़ने के लिए और 200 बच्चे हैं वो इंडिया में ही पढ़े। ये जो अब्रोड पढ़ने वाले हैं ये टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं, और ये बच्चे अगर टॉप 150 इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेते हैं तो ये स्कॉलरशिप इन्हें दी जाएगी। 1 लाख तक इसमें स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके अलावा ये एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप है पर्सनल खर्चों के लिए। बाकी जो ट्यूशन फीस है वो 100% गवर्नमेंट देगी। इसके लिए एक कंडीशन है कि अगर आप अब्रॉड पढ़ना चाहते हैं तो आपकी इनकम है वो 8 लाख से कम नहीं हो और 25 लाख से ज्यादा नहीं हो। यानी कि 25 लाख से ज्यादा है तो फिर आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अगली न्यूज है मां वाउचर योजना। ये गर्भवती महिलाओं के लिए है। 3 वाउचर मिलेंगे। पहला वाउचर जब प्रेगनेंसी 15 वीक की हो तब 1500 रुपए, देन दूसरा वाउचर 24 सप्ताह के बाद, और तीसरा है वो बच्चे के जन्म के बाद 2500 रुपए का मिलेगा। ये जो वाउचर है ये मेनली हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए है कि जच्चा और बच्चा है उनकी हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहे। मेनली सोनोग्राफी के लिए, ये वाउचर मिलते हैं। इस वाउचर की वैलिडिटी देखो, फोन पे एक एसएमएस आता है, उस एसएमएस से 30 दिन तक ये आपके पास वैलिड रहता है। अगर इन 30 दिनों में किसी कारणवश कोई महिला है वो सोनोग्राफी नहीं करवा पाती है तो वो संबंधित जो भी अधिकारी होते हैं उनसे बात करके या उस संस्था से बात करके इसको टाइम को बढ़वा सकती है। लेकिन ये वाली जो सुविधा है टेन्योर बढ़वाने वाली, ऐसा नहीं कि हर वाउचर के बाद ही आप कोई ना कोई बहाना कर रहे हैं। ये सुविधा एक बार के लिए है कि एक बार के लिए अगर आपकी टाइमलाइन आउट हो जाती है तो भी दोबारा मौका मिल सकता है। अदरवाइज जो वाउचर है उसको 30 दिन के अंदर यूज करना होगा। 30 दिनों में इसको यूज नहीं किया तो ये इनवैलिड हो जाएगा। इसके लिए पात्रता क्या है, बीपीएल परिवार से हो, एज है वो 18+ हो, बीपीएल परिवार, और ये पहले और दूसरे बच्चे के लिए है, उसके बाद ये वैलिड नहीं रहती है। नेक्स्ट है राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति। ये 2023 में इसका गठन किया गया है। इससे पहले आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के नाम से ये जानी जाती थी। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, चेंज करके राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं सीएम। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसके चेयरमैन कौन होते हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली 30,000 राशि। पहले इसमें जो राशि दी जाती थी उसको बढ़ाकर अब 30,000 कर दिया है। ये 1 अप्रैल 2007 को शुरू की गई थी और इसके लिए पात्रता है वो मूल निवासी होना जरूरी है। देखो, स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स होती हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप स्कीम है या कोई भी महिलाओं से संबंधित स्कीम है, उसमें मेनली क्या होता है, मूल निवास एक पात्रता होती है। ये ऑलमोस्ट हर स्टेट में होता है कि वहां की जो पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसके लिए आप उस स्टेट के मूल निवासी हो। लेकिन आरएस में एक बेनिफिट है। आरएस का जो एग्जाम होता है मोस्टली सभी एग्जाम में है राजस्थान में कि महिलाओं को गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन है। क्या है? रिजर्वेशन।
कई लड़कियों का ये मुझसे भी सवाल होता है कि मैम आरएएस में हम अदर स्टेट से हैं तो हमें ये रिजर्वेशन मिलेगा क्या, या हम जनरल मेल में काउंट होंगे। कई बार कुछ लोग हंसते भी हैं कि मेल में कैसे काउंट हो सकते हैं। नहीं, ऐसा देखो, एमपी में क्या है, एमपी में भी ऐसा था पहले कि अदर स्टेट की महिलाओं को वहां की महिलाओं में ही शामिल किया जाता था, लेकिन आई थिंक 2016 के बाद की बात है, तब से जो अदर स्टेट की चाहे मेल है चाहे वो फीमेल है, वो जनरल यूआर में यानी यूआर में ही कंसीडर होंगे, उनको महिलाओं का रिजर्वेशन नहीं मिलता है एमपी में। जबकि राजस्थान में फीमेल का जो रिजर्वेशन है वो अभी भी मिलता है। अब जब फॉर्म भरते हैं, जो आपकी कैटेगरी है, अगर आप अदर स्टेट की महिला हैं तो ऐसे लिखा आएगा, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन मिलता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज, जयपुर जिले में मिलेगा, बनेगा। और राजस्थान का फर्स्ट एक्सीलेंस सेंटर रेयर डिजीज में वो है एम्स जोधपुर। और अभी कहाँ बनेगा, जयपुर में बनेगा। तो अभी तक ये दूसरा है, आपको ध्यान रहना चाहिए कि फर्स्ट कहाँ बना, एम्स जोधपुर, और अभी कहाँ बनेगा, जेके लोन हॉस्पिटल है जयपुर में, वहां पर ये स्थापित होगा रेयर डिजीज के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो ये आज की न्यूज थी। अगली न्यूज हम अगली क्लास में देखेंगे, तब तक आपको पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।